नमस्ते। पेज नंबर 187 गोदान पढ़ रही हूँ, वाचन कर रही हूँ। अभी तक हमने पेज नंबर 186 तक वाचन कर चुकी हूँ, जो यूट्यूब पे उपलब्ध है। इसमें ओंकारनाथ और राय साहब की वार्तालाप है। रुपए ना दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पत्नी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा मैं। हाँ, मंजूर। अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि आपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी असमियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हजार रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कौर छीनना चाहते हैं तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इसमें क्या फ़ायदा है कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रच कर मुझे भी जैरबार करें, खुद भी जैरबार हों। दिल की बात कहिए, मैं आपको बैरी नहीं दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत जैसी से भी खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी, मैं चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किए हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है और आप तो जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठ कर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे मरूं। कौन ऐसा तालुकेदार है जो असमियों को थोड़ा बहुत नहीं सताता। कुत्ता ही की रखवाली करे तो खाए क्या। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत ना मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह खुशामद नहीं करता। उसे सारे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है, इसलिए दबाना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दें। खैर, यह झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए, आजकल पत्र की क्या दशा है, कुछ ग्राहक बढ़े। ओंकारनाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थितियों में मैं इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं। मैं जानता कि सेवा करने आया था और यह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित होकर सेवा भी तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं भी आज सिनेमा स्टारों के चित्र और
चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो यह नीति नहीं। और भी कितने ही ऐसे कठकंडे हैं जिसमें और भी हथकंडे हैं जिसमें पात्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गर्हित समझता हूँ। इसी का यह फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आमदनी के नाम फ्री पत्र जारी करा दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा। ओकारनाथ ने कृतज्ञता से सिर झुका कर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पात्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं, पर आज तक एक भी ऐसा दानी न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्च में पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए। ओकारनाथ ने मुंह पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओकारनाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थितियां ऐसी आ पड़ी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारी का 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा था। कागज वालों के 1000 से ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम था कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया? या यह भी कोई नियम है कि जब तक 1 न बज जाए जगह से न उठो? कब तक कोई चूल्हा अगोरता रहे? ओकारनाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्रभूषण देखकर कभी कभी उनके मन में विद्रोह के भाव जाग उठते थे और वह पति को 2-4 जलीकटी सुना जाती थी, पर वास्तव में यह क्रोध उनकी प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था। और उनकी थोड़ी सी आँच अनायास ही ओकारनाथ तक पहुँच जाती थी। वह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कुंठित थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी, बस उन्हें थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओकारनाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है? मैं? मुझे तो आज जितनी खुशी है उतनी अपने विवाह के दिन भी ना हुई थी। आज सवेरे 1500 की बोहनी हुई। किसी भाग्यवान का मुंह देखा था। गोमती को विश्वास न आया, बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ मिल जाते हैं? 15 रुपए कहो, मान लेती हूँ। नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, 1500 मारे। अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए। गोमती का चेहरा उतर गया। तो मिल चुके? नहीं राय साहब, वादे के पक्के हैं। मैंने किसी तालुकेदार को वादे का पक्का देखा ही नहीं। दादा एक तालुकेदार के नौकर थे। साल भर तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर वह दूसरे की नौकरी की। उसने 2 साल तक एक पाई न दी। एक बार दादा गरम पड़े तो मार कर भगा दिया। इनके वादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ, भेजा करो। कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके
पर चले जाएंगे, 3 महीने में लौटाएंगे। ओकारनाथ संशय में पड़ गए। ठीक तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वह क्या कर लेंगे। फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम राय साहब को मैं इतना धोखेबाज नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं। गोमती ने उसी संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे। मोटे रईस हैं, उनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं जितने वादे करते हैं। अगर सब पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक बनियों का सामना करते थे। नौकरों का वेतन तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम लिया, जब नौकर ने वेतन मांगा मार कर निकाल दिया। कई बार इसी नदीहनी में स्कूल से उनके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया और एक बार रेल का टिकट भी उधार मांगा था। यह राय साहब भी तो उन्हीं के भाई बंद हैं। चलो भोजन करो और चक्की पीसो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, यह समझ लो कि ये बड़े आदमी उन्हें फटकारते रहे, वही अच्छा है। बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहें, वही अच्छा है। यह तुम्हें 1 पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने असमियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ चाहते हो लिखते हो, तब तो ठाकुर सोहती ही करनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए ना दिए तो ऐसी खबर लूँगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है। झूठी खबर क्या देंगे? राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है। छाप दूं तो बच्चा की घर से निकलना मुश्किल हो जाए। मुझे वह खैरत नहीं दे रहे। बड़े दबसट में पड़कर इस राह पर आए हैं। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इससे काम न चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा जाता, नहीं फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूं। मैं अपने आदर्श से गिरा गया हूँ जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं भी सठता पर उतर जाऊंगा। जो गरीबों को लूटता है, उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना ना पड़ेगा। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब उनके पेट से निकाल लिया। वह तो इन लोगों को जेहल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे दंड लेकर मजे में फुलोड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलोड़ियाँ मुंह से निकल पड़ी। एक एक के 2-2 भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो? गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल
मर जाए तो उनके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेत में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की तानें सुनाई देती थी। होरी के खेत में किसी अनाथ अबला के घर की बात सुने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत कि होरी की बुआई करे। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था, कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना अभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही, पेट की रोटियां मिलती गई, विशेष कष्ट ना हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी, यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दामोदर ऊख पर था, जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को ना था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डोल ना था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कोड़े के सामने बैठे रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी ना ही है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख ना सही गई तो हाक मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटी और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली? क्यों री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे को मांगने आई? दादा तंबाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उसके चरण छुए और कोड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं बोला कि मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता या लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर दंड ना लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह सब लाला पटेश्वरी और जिगुर सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठा भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कहा सुनी के कम कराया, मगर अब सब जाने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है। यह न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुवाई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पड़ती रहेंगी। यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेतों में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी। इसके सिवा और कोई बात नहीं है। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। इससे ना तुम्हें कोई टोटा है ना मुझे।
मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जूते जुताए खेत परती रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और अब केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा, लगान तो निकल ही जाएगी। नहीं, अब की बेबाकी ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दिन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तौल दूं, जिससे सवेरे का झंझट ना रहे। रोटी तो खा ली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलाने की कथा कही। दाता दीन ने मीठे उल्हाने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला? और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे। इसी बात पर तुमसे मेरा जी उड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन सी बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, हैं तो सब एक ही घर की दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख ना कहूँगा तो किससे कहूँगा। अच्छा जो हुआ, चलो बैग ही के साथ तुम्हें दो मन अनाज खाने को भी तौल दूँ। आधा घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा लिए सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दाता दीन को सेते में के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ चीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी असनई हो गई थी। अब आगे अगले दिन। धन्यवाद।